हेलो एवरीवन, BHU 2020 वाला पेपर सोल्व कर रहे हैं भाई। देखो क्या देख रहे हैं ये क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच करना है, कैसे समझना है हमें, कहाँ क्या मेजर प्रोडक्ट बनेगा, अगली बार किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, वही सब देखकर चलते हैं। तो देखो नेक्स्ट 21 पर आते हैं कि पिपरीन ऑन हाइड्रोलिसिस विद एल्कली गिव्स। तो पिपरीन का सबसे पहले तो स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि पिपरीन का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो देखो पिपरीन का स्ट्रक्चर मैं याद कराता हूँ। ये होगी मेरी बेंजीन रिंग, ठीक है। इस पे O, यहाँ CH2, यहाँ O, जो ये बेंजीन रिंग है, बोलते हैं ना बेंजीन है, इसको बेंजीन बनाओ। अब देखो एक कार्बन, दूसरा डबल बॉन्ड, सिंगल ए बॉन्ड डबल बॉन्ड, ठीक है, ऐसा आ गया। फिर इस पे सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इस बार डबल बॉन्ड के साथ O लगा देंगे और इसके साथ यहाँ पर N लगा देंगे और इससे 6 मेंबर रिंग जोड़ देंगे, ठीक है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पिपरीन। अगर इसका हाइड्रोलिसिस करूं तो आपको पता है इसका हाइड्रोलिसिस होगा तो H2O का लोन पेयर, बेसिकली OH ग्रुप मान लो, H2O का लोन पेयर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पर अटैक करेगा तो ये ऊपर की तरफ खुल जाएगा। तो कुछ ऐसा होएगा, अगर मैं ये सारे ग्रुप को इस तरीके से छोड़ दूं तो दिस इज, ये O माइनस खुलेगा, ये N रहेगा, 6 मेंबर रिंग, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, बेंजीन रिंग, O दिस CH2, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा, ये नीचे आएगा और ये लीव कर जाएगा। तो देखो इसके बाद इसमें क्या होगा, ये लीव कर गया तो ये क्या बनेगा, ये N बन गया और इस N से जब ये लीव कर जाएगा, ये निगेटिव चार्ज लेकर जाएगा तो H प्लस गेन कर लेगा। हाइड्रोलिसिस हो रहा है क्योंकि वाटर है, प्रोटिक सोलवेंट है, तो प्रोटिक सोलवेंट का मतलब होता है कि H प्लस को देने वाले। H2O भी एक प्रोटिक सोलवेंट है क्योंकि O से H कनेक्ट है, ठीक है। तो एक तो ये बन गया और इसको हम पिपरीडीन बोलते हैं, आप सबको पता है इसको हम पिपरीडीन बोलते हैं। तो एक तो पिपरीडीन मिलेगा मुझे प्रोडक्ट, पिपरीडीन 3 में पिपरीडीन है भाई, पिपरीडीन से नहीं पता चल रहा। आओ आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये नीचे आएगा तो ये लेके जाएगा, तो देखो ये कैसा हो गया, ये सब तो कंपाउंड में कोई चेंज नहीं आएगा, यहां तो कोई चेंज आएगा ही नहीं, ठीक है। O ठीक है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड O और यहां क्या है मेरे पास OH ग्रुप लग जाएगा, पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा क्योंकि भाई निगेटिव लेके जाएगा तो यहाँ कार्बोकेटाइन जनरेट हो जाएगा। कार्बोकेटाइन पे OH का लोन पेयर फिर से अटैक कर देगा, OH आ जाएगा। तो ये कोई एक एसिड बना, तो एसिड देखो पिपरीडीन प्लस पिपरिक एसिड, इसको देखो ये पिपरीन था, इसका एसिड क्या बन जाएगा, पिपरिक एसिड, पिपरिक एसिड। तो पिपरीडीन प्लस पिपरिक एसिड इज द कंपाउंड ऑन हाइड्रोलिसिस, पिपरिक एसिड एंड पिपरीडीन। तो से बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। अगले पर चलते हैं। जीरेनॉल ऑन हीटिंग विद फोस्फोरिक एसिड यील्ड्स, फिर यही वही पूछा है, यील्ड्स मतलब मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। जीरेनॉल क्या होता है, एक एल्केनॉइड होगा आपको पता है, और ये एक स्ट्रेट चेन मतलब एलिफेटिक मतलब क्या है, स्ट्रेट चेन, एक साइक्लिक फॉर्म नहीं है। तो ये इस तरीके से होता है कुछ CH2OH, ठीक है। देखते रहो इसका स्ट्रक्चर जीरेनॉल का, दिस इज जीरेनॉल, ठीक है। अगर मैं इसको हीट करूं इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 की प्रेजेंस में, जब ये हीट होता है तो ये बनाता है साइक्लाइज्ड कंपाउंड। देखो H3PO4 साइक्लाइजेशन के काम आता है, पीछे भी मैंने एक रिएक्शन में इसका यूज बताया था, एक मिनट रुक गया, ठीक है। H3PO4 साइक्लाइज कराएगा तो कहीं ना कहीं इन बॉन्ड को साइक्लाइज करा देगा ये, ठीक है, इन बॉन्ड को साइक्लाइज करा देगा, ऐसे याद रखेंगे इसको, ठीक है। ये कहीं ऐसे करा देगा और ये बॉन्ड आगे मूव कर जाएगा, तो ऐसे देखो दिस, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये एक एल्कीन बनी और ये बॉन्ड CH2H भी लीव करके जाएगा तो एक डबल बॉन्ड यहाँ जाता है। प्लस इसके साथ कुछ अदर टर्पीन भी बनती हैं, पर ये सब माइनर है। तो हमें तो यील्ड पूछा है तो ये मेजर टर्पीन है और इसको हम एल्कीन, बेसिकली ये डाइटर्पीन है, इसको ही हम एल्कीन डाइटर्पीन, बेसिकली एल्कीन है ये एक एल्कीन है जिसको हम डाइटर्पीन बोल रहे हैं कि 2 टर्पीन वो है इसमें। जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा 2 सेक्सिव टर्पीन जिसमें 1.5 टर्पीन होते हैं, ठीक है, डाइटर्पीन जिसमें 2 टर्पीन यूनिट होती हैं, ये सब आपने नेचुरल प्रोडक्ट में पढ़ा होगा। तो ठीक है, तो ये एक एल्कीन है, डाइटर्पीन जो भी बन रही है। तो इसमें देखो, इसमें जो एल्कीन है वो टर्पीनियोलिन है, ये टर्पीनियोलिन ही एक एल्कीन है और इसका नाम ही टर्पीनोलिन है। मुझे पता नहीं था पर ये
बस ऐसे याद है कि इसका टर्पिनोइल है क्योंकि ये डाइटर्पिन है, यही एक एल्कीन कंपाउंड है, बाकी सब इसमें कोई और एल्कीन कंपाउंड नहीं है। ठीक है, तो फॉस्फोरिक एसिड का पता है साइक्लाइजेशन कराएगा, इसका तो काम ही है साइक्लाइजेशन कराने का। ठीक है, तो ये याद कर लेंगे बेसिकली, टर्पिनोइलिन बनाएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट पर मूव करते हैं, आ जाओ। Which of the following is used as in dry cleaning? मैं बता रहा हूँ हर बार BHO के पेपर में क्वेश्चन पूछा जा रहा है और आंख मीच के आंसर CCl4 लगाया करना, जबकि अब यूज भी नहीं होता है। ठीक है, आपको पता है CCl4 वगैरह और फ्रियोन्स वगैरह कंपाउंड आजकल देखो, जो फ्रियोन्स होते हैं मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हो गए, ठीक है, वो तो ओजोन डिप्लीशन में बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहे हैं, क्योंकि ओजोन को डिप्लीट कर रहे हैं तो उनका भी यूज़ हम कम करना चाह रहे हैं, क्योंकि जैसे बिल्कुल कि कहीं ऐसी चीज़ जहाँ से वो निकलते हैं उनका यूज़ बंद हो। उसी तरीके से जो CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ये बेसिकली कार्सियोजेनिक है, मतलब इसको बोलते हैं हम कैंसर कोजिंग कंपाउंड्स है। ठीक है, तो CCl4 हर बार पूछ रहा है यार, हर बार पूछ रहा है इसको। ठीक है, तो यही है भाई जो क्लीनिंग एक्शन ड्राई क्लीनिंग में यूज होता है, CCl4। ठीक है, फ्यूम। Polymers get softened on heating and hardened again on cooling is thermoplastic polymers। देखो कौन सा पॉलीमर है जो हीट करने के बाद सॉफ्ट हो जाता है और फिर से कूल करो तो हार्ड हो जाता है, तो प्लास्टिक नेचर तो होगा उसमें, पक्का प्लास्टिक नेचर होगा, क्योंकि प्लास्टिक के साथ ही ऐसा होता है। आपने देखा प्लास्टिक को हीट करोगे तो वो ऐसे मेल्ट सी करने लगती है और फिर कूल कर दोगे फिर हार्ड हो जाती है, प्लास्टिक नेचर होता है जनरली। ये भी बहुत बार पूछा जा रहा है, हर बार रिपीट हो रहा है। इसका आंसर है थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स। पॉलीमर्स से क्वेश्चन है, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स के साथ ऐसा होता है, वो पॉलीमर हीट करने के बाद सॉफ्ट हो जाते हैं, ठीक है, और हार्ड हो जाता है कूल के बाद, उसके बाद। ठीक है, ये बहुत बार पूछा जा रहा है, याद करने वाला क्वेश्चन है। निकोटीन मीथ आयोडाइड ऑन ऑक्सीडेशन के, ओके। देखो निकोटीन का स्ट्रक्चर, निकोटिनिक एसिड पढ़ाया था, निकोटीन का स्ट्रक्चर भी पढ़ाया था मैंने। मीथ आयोडाइड, देखो इसमें क्या था, N, ठीक है, और इसमें दिस इज 5 मेंबर की रिंग N, ठीक है, निकोटीन मीथ आयोडाइड CH3 और इस पे मिथाइल आयोडाइड से रिएक्शन करेगी बेसिकली। ठीक है, ऑन ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो देखो ये लोन पेयर है, इस पे अटैक करेगा सॉफ्ट सेंटर ऐसे, तो ये तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, N, इस पे एक CH3 पहले से ही था, एक CH3 बाद में आ जाएगा और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जब इसका ऑक्सीडेशन करेंगे, देखो जब इसका ऑक्सीडेशन करेंगे बेसिकली, ये बना निकोटीन मीथ आयोडाइड और इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बॉन्ड क्लीवेज हो जाएगा। तो 5 मेंबर रिंग है, N CH3, एक तो कंपाउंड ये बोलेगा, ठीक है, और ये जो बॉन्ड है ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये वाला कंपाउंड डिग्रेड होके ऑक्सीडाइज हो जाएगा, C डबल बॉन्ड हो, तो ये बनेगा हमारा, इसको जो बोलते हैं बेसिकली ये होता है हाइग्रेनिक एसिड, ठीक है, इसका कंपाउंड का नाम है हाइग्रेनिक एसिड। याद कर लेना यार ये भी कि निकोटीन मीथ आयोडाइड ऑन ऑक्सीडेशन, ये वैसे रिपीट तो नहीं हुआ है जहाँ तक, पर ऐसा क्वेश्चन और आए, निकोटिनिक एसिड कहाँ तक कौन सा पूछ रहा है, सक्सिनिक एसिड वगैरह। ठीक है, तो ये आगे से ये भी याद रखना कि हाइग्रेनिक एसिड का कब बनता है, निकोटिनिक मीथ आयोडाइड ऑन ऑक्सीडेशन। अगली बार ये पूछ सकता है हाइग्रेनिक एसिड ऑन रिडक्शन फॉर्म निकोटिनिक मीथ आयोडाइड। ठीक है, उल्टा भी पूछ सकता है, याद रखना। अगले पे चलते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स होते, अरे बहुत ईजी है। ठीक है, देखो जो अमाइंस के प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर होते हैं ना, वो ये क्या बताते हैं, जैसे प्राइमरी 1 डिग्री अमाइन है, वो बताता है मेरी कि चेन सीक्वेंस को। ठीक है, 1 डिग्री अमाइन है कि चेन कैसी है, मेरी चेन कितनी बड़ी है, क्या है, तो ये बताता है बेसिकली चेन्स के सीक्वेंस को, या अमीनो एसिड के सीक्वेंस को बता दो, अमीनो एसिड के सीक्वेंस को बताता है। तो 1 डिग्री का ही पूछा है कि 1 डिग्री किसको बताता है, अमीनो एसिड के सीक्वेंस को। ठीक है, 2 डिग्री बताता है, 2 डिग्री अमाइन मेरे बताते हैं कि उसमें कितनी ब्रांच या कितने फोल्ड आ रहे हैं, बेसिकली फोल्डिंग को। ठीक है, फोल्डिंग को।
और 3 डिग्री भी बताता है आगे और कितनी ब्रांच जनरेट हो रही हैं उसकी, और इसको बोल सकते हैं फर्दर फोल्डिंग को, ठीक है, आगे फर्दर फोल्डिंग को, फर्दर फोल्डिंग को, ठीक है। तो जो मेरा स्ट्रेट चेन है 1 डिग्री अमाइन वो अमीनो एसिड सीक्वेंस को बताते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पर चलते हैं भाई। Which one of the following compound is used to protect amino acid in Sheehan method of peptide synthesis? देखो ये हर ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। Sheehan मेथड को बार बार पूछा है कि पेप्टाइड सिंथेसिस का Sheehan मेथड जो है उसमें जो प्रोटेक्टिंग ग्रुप है, अमीनो एसिड को प्रोटेक्ट करने वाला ग्रुप है वो कौन सा है। तो उसमें देखो इसमें कार्बोबेंजोक्सी क्लोराइड ग्रुप यूज होता है, ठीक है। इसमें कार्बोबेंजोक्सी के क्लोराइड, ठीक है, बेसिकली हैलाइड्स वगैरह या उसके बोल दूं हैलाइड या उनके बोल दूं उसके डेरिवेटिव यूज होंगे, तो ये कार्बोबेंजोक्सी क्लोराइड मतलब ये कार्बोबेंजोक्सी के ही डेरिवेटिव यूज होते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए Sheehan सिंथेसिस में। इसकी रिएक्शन देख लेना, देखने का मन करे तो, वरना कोई जरूरत नहीं है, याद रखना बस Sheehan सिंथेसिस में हमारा क्या है, कार्बोबेंजोक्सी क्लोराइड यूज हो रहा है, ठीक है। What is the order of stability of free radical more stable to least stable? सबसे ज्यादा स्टेबल रेडिकल कौन सा है, तो पहले बना लेंगे CH3 रेडिकल, दूसरा है C6H5 रेडिकल, तीसरा है CH2 रेडिकल, ठीक है, तीसरा है CH3 देखो ये रेडिकल है, अगर ये कार्बोकैटायन होता या कार्बेनायन होता तो इसकी स्टेबिलिटी अलग होती, पर ये रेडिकल है। देखो आप सबको दिख रहा होगा कि इसमें तो 9 अल्फा हाइड्रोजन का हाइपर कंजुगेशन जो भी मिल रहा है इसको, इस पर हाँ फिनाइल रिंग के साथ इसका कंजुगेशन है, ठीक है, बेसिकली PP में इसका रेजोनेंस है, इसको एलाइलिक है, ये क्या है, एलाइलिक है, इसमें भी रेजोनेंस मिल रहा है इसको, ठीक है, ऐसे मूव करा लो, ठीक है, और इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो आपको एक चीज तो पता चल रही होगी कि इसमें फर्स्ट और फोर्थ में तो फर्स्ट ज्यादा स्टेबल है, फर्स्ट और फोर्थ में तो फर्स्ट ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। अब देखो फर्स्ट और फोर्थ में फर्स्ट ज्यादा स्टेबल है, आप सबको दिख गया, सब में ही ऐसा है यार। ये तो बात करते हैं एलाइलिक और बेंजाइलिक, तो इनसे ज्यादा स्टेबल होंगे क्योंकि इनमें रेजोनेंस है और कहीं ना कहीं इनमें हाइपर कंजुगेशन है। आप सबको पता है कि हाइपर रेजोनेंस हाइपर कंजुगेशन को डोमिनेट करता है और हाइपर कंजुगेशन इंडक्टिव को डोमिनेट करती है, ठीक है। तो मतलब इंडक्टिव से ऊपर हाइपर कंजुगेशन और हाइपर कंजुगेशन से ऊपर रेजोनेंस। देखो अब क्या है कि इसमें 3 बॉन्ड के साथ रेजोनेंस है, इसमें 1 बॉन्ड के साथ रेजोनेंस है, तो हम क्या सोचते हैं कि बेंजाइलिक रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा, रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा एलाइलिक से, पर ऐसा होता नहीं है। स्टेबल ये वाला ज्यादा होता है, ये मोर स्टेबल रेडिकल होता है। अगर ये कार्बोकैटायन होता या कार्बेनायन होता तो बेंजाइलिक भले ही ज्यादा स्टेबल हो जाता है। आपको पता है कि ये अब मैं बता रहा हूं, कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं सर कि बेंजाइलिक ज्यादा स्टेबल है। अगर ऐसा कुछ है, किसी को डाउट आए तो कौन सा चैप्टर, कौन सी बुक देखनी है, क्लेडन की बुक देख लेना, चैप्टर फ्री रेडिकल, उसमें स्टेबिलिटी बताई है, उसमें सीधा सीधा लिखा है कि एलाइलिक ज्यादा स्टेबल होता है क्योंकि एलाइलिक में जो रेजोनेंस है वो PP ऑर्बिटल में करने के लिए इजीली एलाइलिक में ज्यादा फेवरेबल होता है, बेंजाइलिक में नहीं होता, क्योंकि इसमें बोल रहा था कि इसका जो ये फ्री रेडिकल होता है, बेंजाइलिक का जो फ्री रेडिकल होता है वो प्योर ऑर्बिटल में, ना प्योर हाइब्रिड ऑर्बिटल में होता है, ना प्योर अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में होता है, ठीक है। तो क्लेडन देखनी है, इसके लिए कौन सी बुक देखनी है, क्लेडन। तो सबसे ज्यादा स्टेबल सेकंड और सबसे ज्यादा स्टेबल थर्ड, दूसरे नंबर पर सेकंड, फिर फर्स्ट, फिर फोर्थ, थर्ड सेकंड फर्स्ट फोर्थ। इसका जो करेक्ट आंसर था बी था, याद रखेंगे। रिपीट हो सकता है, कार्बोकैटायन और कार्बेनायन में, तो इसके देख लेना कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कैसे बैठेगी इनमें। आप लोग कमेंट करके बताना है कि इनकी कार्बोकैटायन, अगर इनकी जगह रेडिकल की जगह सब में कार्बोकैटायन होता तो क्या स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है, और कार्बेनायन होता तो क्या स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है, और क्या कार्बोकैटायन का कार्बेनायन के रिवर्स होता क्या, नहीं होता, ठीक है। वो देख लेना, आप चेक करना। Which one of the following on dehydrohalogenation will yield trans 1,2-diphenyl 1-propene? देखो dehydrohalogenation होना है, मतलब dehydrohalogenation मतलब HCl का निकलना है, ठीक है। और डिहाइड्रोहैलोजिनेशन होकर प्रोपीन मतलब एल्कीन बनना है, तो मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन है, तो जनरली ये E2 एलिमिनेशन है, ठीक है।
जो एलिमिनेशन होगी इसमें, क्योंकि डिहाइड्रोहैलोजिनेशन में E2 एलिमिनेशन है, तो E2 एलिमिनेशन में जो निकलने वाले दोनों स्पीसीज होती हैं वो एक दूसरे के एंटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एंटी, मतलब बिल्कुल 180 डिग्री पर होनी चाहिए। तो अब आपको निकलेगा कौन कौन? H और Cl। तो H और Cl को देख लो, जो भी एक दूसरे के बनवट्टी जिसमें एग्जैक्टली एक दूसरे के बनेटी है वो ट्रांस 1,2 डाइफिनाइल प्रोपीन दे देंगे। ट्रांस 1,2 डाइफिनाइल प्रोपीन मतलब क्या? देखो, दिस ट्रांस पे पीएच, ट्रांसफर पीएच 1,2, ट्रांस के 1,2 पर, ठीक है, डाइफिनाइल प्रोपीन। तो एक साइड CH3 है कुछ और एक साइड H है, ठीक है, एक साइड H है, ठीक है। प्रोपीन है ये, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, प्रोपीन है ना कि, ठीक है, ब्यूटीन वगैरह नहीं, प्रोपीन है, ट्रांस है। ये पीएच एक दूसरे के ट्रांस हो गए, तो दिस इज ट्रांस 1,2 डाइफिनाइल प्रोपीन। और इसमें क्या होगा? इसमें हमारे जो निकलने वाले ग्रुप हैं वो एंटी पेरिप्लेनर होने चाहिए, मतलब एक दूसरे के एंटी होने चाहिए। अब देख लो, एंटी का मतलब क्या? दोनों के एक दूसरे के बनेटी पर होने चाहिए। तो या तो चाहे न्यूमैन बना लो चाहे स्टैगर्ड बना लो, अगर वो 180 पर है, ठीक है। देखो, स्टैगर्ड कन्फर्मेशन में मैंने सिखाई थी कैसे होती है, देखो मैं सिखाता हूँ। या तो इनको इस दिस, ठीक है, इस फॉर्म में रख लो, ठीक है। इस पे यहाँ पर Cl, यहाँ पे H ले आओ। तो आपको पता है कि जब Cl निकलेगा तो ये H को ऐसे करके निकाल लो, और ये H कुछ भी कर लो, बेस होगा पहले, इसमें कुछ बेस है क्या, ये ऐसे कर लो तो Cl को लीव करा दो, ठीक है। तो ऐसे, तो ये तो एक दूसरे के क्या आगे? एंटी पर। अगर, ठीक है, अगर न्यूमैन प्रोजेक्शन है, ये दिस इज, सॉरी न्यूमैन कह रहा है, ये स्टैगर्ड है, अगर ये इक्लिप्स्ड है तो आपको याद रखना है कि बस उसको स्टैगर्ड में कन्वर्ट करना है, उसको स्टैगर्ड में करना है, और स्टैगर्ड से उसको किस में? एंटी लेकर आना है। अगर एक दूसरे के एंटी है, बस ये देख लो, अगर एंटी है तो वो ट्रांस वाला कंपाउंड बनाएगा, अदरवाइज नहीं बनाएगा। ट्रांस वाला बनाएगा तभी निकलने वाले ग्रुप ट्रांस होने चाहिए, और पीएच भी एक दूसरे के ट्रांसफर आने चाहिए। कौन से? पीएच भी एक दूसरे के ट्रांसफर आने चाहिए बेसिकली, ठीक है। तो देख लो, इसमें तो वैसे है नहीं। अगर मैं इसको स्टैगर्ड कन्वर्ट भी करूंगा तो देखो किस तरीके से करता हूँ इसको, थोड़ा थोड़ा घुमा लो, पीएच को इधर कर दो ऊपर थोड़ा सा, CH3 यहाँ कर दो और H यहाँ कर दो। तो ये इसमें क्या होगा, मैंने इतना घुमाया तो मेरा पीएच यहाँ जाएगा, ठीक है, और Cl यहाँ आ जाएगा और H यहाँ जाएगा। तो देखो, ये Cl और pH एंटी है, समझ रहे हो। अगर Cl निकलेगा भी तो ये pH को निकलना पड़ेगा, तो pH तो लिविंग ग्रुप है ही नहीं, तो इससे तो मेरा कंपाउंड फॉर्म होएगा ही नहीं। इससे तो ट्रांस 1,2 डाइफिनाइल 1 प्रोपीन तो बिल्कुल फॉर्म नहीं होगा। और वैसे भी pH एक दूसरे के ट्रांसफर है नहीं, क्योंकि pH को एक दूसरे के ट्रांसफर आना है। बी में देखते हैं, बी में देखो, इसको बनाओ, इसको मैं उल्टे पाई की फॉर्म में बना दे रहा हूँ। देखो, H को मैंने थोड़ा सा इधर कर लिया, सीधा कर दिया, तो ये pH थोड़ा सा नीचे हो जाएगा और ये CH3 थोड़ा सा इधर हो जाएगा। अब देखो, इसमें अगर इधर घुमाया तो थोड़ा सा इसको ऐसे घूमना पड़ेगा, Cl को यहाँ आना पड़ेगा। सॉरी, इसको मैंने ऐसा उल्टा कर दिया भाई, रुको, देखो ये उल्टा कर दिया था मैंने, ठीक है। ये है pH को इतना घुमाया था, तो ये कुछ pH ऐसा हो जाएगा, H ऐसा हो जाएगा और Cl, तो pH और Cl इस तरह सारे थे। तो यहाँ Cl हो गया, pH यहाँ हो गया और H यहाँ हो गया। तो इसमें तो H एक दूसरे के एंटी हैं, ठीक है। चलो pH हैं, पर Cl के अपोजिट में CH3 आ रहा है, तो यहाँ तो डिहाइड्रोहैलोजिनेशन नहीं होगा, डी एल्काइल हैलोजिनेशन हो जाएगा। CH3 Cl को लीव करना पड़ जाएगा अगर यहाँ ट्रांस प्रोडक्ट बनाना है। तो C वाले में देखते हैं, pH को थोड़ा सा सीधा कर दो तो ये CS थोड़ा सा इधर आएगा, ये pH सीधा हो जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, उल्टा वाई बनाओ, pH इधर आया, ठीक है, H यहाँ हो गया और CH3 यहाँ हो गया। अब देखो, इसमें इसको Cl थोड़ा यहाँ आएगा और सॉरी, इसको क्या करना पड़ेगा, pH बिल्कुल सीधे पे आ जाएगा, ठीक है। Cl इधर हल्का सा इधर होगा Cl और H थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा। तो देखो, इसमें दोनों pH, ये pH और ये pH एक दूसरे के एंटी हैं, प्लस ये Cl इस H के एंटी है। तो जैसे ही ये H निकलेगा ये Cl लीव करेगा, ये दोनों एंटी प्रोडक्ट बना देंगे। ये pH आ जाएगा, ठीक है, ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, pH आ जाएगा, और ठीक है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर मेरा CH3 ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पर H ग्रुप लगा हुआ है। यही कंपाउंड तो बनाना था क्या, इसमें देख लो थोड़ा सा मूव करा के। तो ये CH3 यहाँ आ गया, pH यहाँ आ गया, H यहाँ आ गया,
ठीक है, इसमें थोड़ा सा मूव कराना तो PH यहाँ आएगा, Cl यहाँ आएगा और H यहाँ आएगा। तो CH3 और Cl आ रहे हैं, ना कि CH3 और Cl और H आ रहे हैं। Cl और H किस में एंटी पेरिप्लेनर आ रहे हैं, कंपाउंड नंबर C में, और C से ही इसकी फॉर्मेशन होगी, मतलब ट्रांस 1,2 डाइफिनाइल 1 प्रोपेन की। मतलब पीएच भी एक दूसरे के एंटी आने चाहिए, दोनों पीएच और Cl और H लिविंग ग्रुप, Cl लिविंग ग्रुप और H मतलब जिससे HCl निकल जाए, क्योंकि ये E2 एलिमिनेशन शो करेगा। कौन सी एलिमिनेशन शो करेगा, E2 एलिमिनेशन रिएक्शन शो करेगा। और E2 में H एंड Cl दोनों ग्रुप क्या होने चाहिए, एंटी पेरिप्लेनर, जिसको हम बोलते हैं एक दूसरे के एंटी होने चाहिए, तभी ये रिएक्शन हो पाएगी। ठीक है, इसको बात यार, ठीक है, कैसे होने चाहिए, एक दूसरे के एंटी पेरिप्लेनर। ओके, अगली बात समझ में, चलो अगले पे चलते हैं। सी आंसर इसका भैया, ठीक है। एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज फॉर्म्ड एज एन इंटरमीडिएट इन हॉफमैन रिएक्शन। देखो कराया था मैंने कि हॉफमैन रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट स्पीसीज है वो क्या होगी, और वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो देखो कार्बोनाइन तो किसी कीमत पर नहीं होगा, कार्बोनाइन तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है, कार्बोकेटाइन, कार्बिन और नाइट्रिन तीनों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती हैं। पर हॉफमैन रिएक्शन में आप सबको पता है देखो हॉफमैन आप सबने लिखी थी RC≡O अमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH प्लस Br2। तो ये क्या बनाते हैं यहाँ पर, आइसोसाइनाइड R, ठीक है, R≡C≡O, और यहाँ पर इसका हाइड्रोलिसिस होकर बना देता है RNH2। ये कुछ पढ़ी थी मैंने, ठीक है, जो आइसोसाइनेट, देखो इससे पहले मैंने क्या बताया था कि ये जो रिएक्शन है इसमें क्या होता है, देखो RC ये जो बेस है इसकी हाइड्रोजन को खाना शुरू करता है, एक तो लोन पेयर ऑलरेडी है, इसके हाइड्रोजन को खाएगा C≡ON, ठीक है, और यहाँ पर एक वो है और यहाँ पर एक निगेटिव चार्ज H, फिर ये भी लीव कर जाता है, तो ये क्या बन जाता है RC≡ON। दिस इज ये क्या होती है मेरी नाइट्रीन। तो इसमें किसकी फॉर्मेशन होती है, फिर इसके बाद रीअरेंजमेंट हो जाता है, ये यहाँ जाता है, ये यहाँ जाता है, ठीक है। तो इसके बाद ये क्या बन जाता है, आइसोसाइनेट, R से N से डबल बॉन्ड से C से डबल बॉन्ड से O, इस तरीके से नाइट्रीन, ठीक है, क्या बन जाता है, नाइट्रीन फॉर्मेशन। तो इसमें कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज फॉर्म इंटरमीडिएट, दैट इज नाइट्रीन, ठीक है। हॉफमैन रिएक्शन में इंटरमीडिएट नाइट्रीन होता है, ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ बता दूं कर्टियस का भी इंटरमीडिएट याद रखेंगे, सिमन स्मिथ का भी याद रखेंगे, जो भी वुल्फ का भी याद रखेंगे, सब का याद रखेंगे, जिसमें रिएक्शन लिखवाई थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नाइट्रीन बन रहे हैं, अगली क्लास में अगले लेक्चर में मतलब बेसिकली 31 से देखेंगे। थैंक यू सो मच।